बिहार में ही नहीं, अब तो झारखंड और उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे कोचिंग चल रहे हैं, लेकिन वो सुपर शब्द जो है वो अभयानंद का देन है, बिहार को, पूरे देश को। सुपर 30 एक थॉट था जब हमने अपने बच्चों को पढ़ाया 10th 12th तक, लेकिन उन्होंने बुला करके दिल्ली में एक विशेष दायित्व दिया और उनका प्रश्न था कि क्या बिहार में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। डकैतियाँ बहुत होती थी उस समय बिहार में, आजकल डकैतियाँ होती नहीं होती हैं, उस ज़माने में होती थी। नालंदा में मैं जब एसपी था तो एक मिनी गन फैक्ट्रीज वहाँ बहुत चलती थी, तो हमने रेड किया, एक व्यक्ति के यहाँ उसका पकड़ा गया मिनी गन फैक्ट्री। जब तक उससे बात करा तो मुझे फ्लैश किया कि इस आदमी को मैंने 3 महीना पहले भी पकड़ा है। अच्छा। यही मिनी गन फैक्ट्री बनाते हुए। हमने उससे पूछ दिया तो कहा कि हाँ सर पकड़े गए थे, 2 महीने में बेल हो गया। मैंने कहा फिर तुम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि सर ज़्यादा घाटा नहीं पड़ता है, 2 महीने में बेल मिल जाता है। तो प्रोफेशन हो गया है, उसे उसकी जीविका चलती है, तो इसको समझना पड़ेगा। ये कहना कि मैंने पकड़ लिया और मैंने हवालात में बंद कर दिया और मैंने चार्जशीट कर दिया, ये एनफ नहीं है। इवन अ क्राइम लाइक कम्युनल राइट्स, ये इकोनॉमिक्स है, ये कम्युनल सांप्रदायिक हिंसा में भी इकोनॉमिक्स है। और इसको आप अगर समझ जाएं कि ये क्यों हो रहा है तो आप उसी कानून को अप्लाई कर सकते हैं वेरी इंटेलिजेंटली, दिमाग लगा के कर सकते हैं। क्योंकि मेरा थीम ही है कि फन के लिए अपराध नहीं होता है, अर्थ के लिए होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NBC 24 में। अब इस वीडियो में हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, आप इनको जानते होंगे, पहचानते होंगे। बिहार के एक बेहद चर्चित चेहरा रह चुके हैं, आज भी बेहद चर्चित हैं। ये बिहार के पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, अभयानंद सर। सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, NBC में आप आए यहाँ पर। ये हमारे लिए बहुत मतलब आप कह सकते हैं अच्छा है सर, चूंकि कम मौका मिलता है जब इतने लंबे एक्सपीरियंस वाले किसी व्यक्ति के साथ हम संवाद कर सकते हैं। हालांकि अभी इतना तजुर्बा नहीं है कि आप संवाद कर सके, लेकिन सर आए हैं और सर को हम न्योता कई दिनों से बुला रहे थे, लेकिन एक किताब के पीछे व्यस्त थे सर, और उसी किताब पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर से। इनकी एक बुक आई है, एक किताब आई है जिसका नाम है अनबाउंडेड, और सब टाइटल जो है, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग एंड सुपर 30। सुपर 30 आप सभी जानते होंगे, कुछ लोग वहां से पढ़कर निकले हैं इसलिए जानते हैं, कुछ लोग अखबारों के माध्यम से जानते हैं, और पूरा देश उसे ऋतिक रोशन के चलते जानता है। सुपर 30 की शुरुआत भी अभयानंद सर ने ही किया था, और जब ये अपने पुलिसिंग में थे, जब ये ड्यूटी पर थे, तो इन्होंने कई आमूलचूल परिवर्तन भी किया बिहार में प्रशासन के स्तर पर। जैसे इन्होंने स्पीडी ट्रायल की प्रथा शुरू की, आपराधिक इकाई जो है, आर्थिक आपराधिक इकाई EOU, उसका गठन इन्हीं के समय हुआ, और इन्हीं के कहने पर, इन्हीं के राय परामर्श पर उसका गठन हुआ। साथ ही साथ FSL को इन्होंने एक्टिव किया, और SAP का गठन भी इन्होंने किया। कई तरह के काम इनके द्वारा किए गए। साइंस कॉलेज से ये पढ़े हैं, और साइंस कॉलेज में जो इनका मार्क्स था वो आज भी रिकॉर्ड है। सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा केंद्र जो है वो ये पुस्तक होगा, अनबाउंडेड। सर पहले शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। शुरुआती जीवन आपके जो पिता रहे हैं, जो पिताजी थे, वो भी इसी सर्विस में रहे हैं, और आप भी इसी सर्विस में रहे हैं, तो थोड़ा सा शुरुआती जीवन के बारे में पहले बताइए, फिर हम किताब पर आते हैं। मैं मूलतः बिहारी हूँ। कई जनरेशन से हमारे पूर्वज बिहार में ही रहे हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि किस स्टेट से हम लोग आए होंगे, चूँकि कम से कम 7-8 जनरेशन तो हमने ट्रैक किया है, इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। मेरा ननिहाल भी बिहार में ही है, खगड़िया जिला में, और गांव जो है वो गया जिला में। जी। किसान हैं, जो स्वाभाविक रूप से किसान हैं। पिताजी, दादाजी हमारे बहुत अच्छे वकील हुआ करते थे गया जिला में, गया के बाहर में। जी। पिताजी पढ़ने में अच्छे थे, हालांकि वो आर्ट्स के विद्यार्थी थे। वो पटना कॉलेज से पढ़े, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने भी IPS किया, 51 बैच के थे। तो एक किसान, बिहार, पिताजी IPS, DGP, 28वें DGP थे बिहार के। बचपन एक बहुत ही
प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में रहे। आप समझ सकते हैं कि एसपी के रेसिडेंस में अगर आपका बचपन बीता है, सिपाहियों की गोद में बीता वो बचपन, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का लाइफ रहा होगा। पटना में पढ़ाई मैंने की सेंट जेवियर्स और सेंट माइकल स्कूल से। ये कब की बात होगी सर, कौन से साल याद है? 1955 से जन्म हुआ और आगे आप चलते आइए। 1977 में मैं आईपीएस हो गया। 76 में थोड़ा जेपी एजिटेशन के कारण 1-2 साल कॉलेज विलम्ब से चला, तो वहाँ थोड़ा वेस्ट भी हुआ। लेकिन बीएससी पास करके सीधा अटेम्प्ट किया यूपीएससी, हो गया। पढ़ाई को तिलांजलि और फिर वर्दी पहन करके जो पुलिस का डंडा होता है वो उठा, अपराध की दुनिया में प्रवेश किया। लेकिन सर आप बोल रहे हैं पढ़ाई को तिलांजलि दे दिया, फिर इस उम्र में आप इतनी अच्छी पुस्तक लिखे हैं, तो पढ़ाई से तो संपर्क रहा ही होगा आपका। आपका प्रश्न बिल्कुल माकूल है, क्योंकि जब कॉलेज से पास करके यूपीएससी दी मैंने और फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ और मैं चला गया और बिहार में ही आया वापस जी। तो शुरुआती जो करीब 10-12 साल थे, जब तक हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, तो उस समय पढ़ने पढ़ाने का कोई माहौल फिर घर में नहीं था। लेकिन ये पढ़ने पढ़ाने का माहौल स्टार्ट हुआ जब बच्चे हमारे क्लास 1 में आए। एक बेटी है बड़ी और बेटा 1 साल का डिफरेंस है जी सर। क्लास 1 में और केजी में थे। उस समय सडनली एक वाक़या ऐसा हुआ जिसके कारण पढ़ाने का और टीचर क्या होता है ये समझ में आया, और मुझे ये भी समझ में आ गया कि मेरे अंदर में एक कहीं छिपा हुआ शिक्षक है। और वो फिर धीरे धीरे सुपर 30 और तो हाँ, सुपर 30 का बताइए सर कि सुपर 30 मतलब कहाँ से अचानक, क्योंकि सुपर 30 के बाद इस देश में न जाने कितने सुपर चल रहे हैं, सुपर 50, सुपर 90, सुपर 100, और बिहार में ही नहीं, अब तो झारखंड और उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे कोचिंग चल रहे हैं। लेकिन उस सुपर शब्द जो है वो अभयानंद का देन है, बिहार को, पूरे देश को। सुपर 30 एक थॉट था जब हमने अपने बच्चों को पढ़ाया 10th 12th तक। उस समय सुपर 30 नहीं था, और वो दोनों फिर फाइनली ग्रेजुएट किए आईआईटी से, एक आईआईटी रुड़की से और एक आईआईटी दिल्ली से। जी सर। वो एक उनकी अपनी कहानी है। लेकिन इनके निकलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास तजुर्बा भी हो गया है उनको पढ़ाते पढ़ाते। फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री आती नहीं है, लेकिन वो जब पढ़ करके निकल गए तब मैंने ये सोचा कि अगर गरीब बच्चों को इस एक्सपीरियंस का लाभ मिल जाए अच्छा रहेगा। तो दैट इज़ हाउ सुपर 30 का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। आपकी किताब के कुछ चैप्टर्स हैं सर जो मुझे लगता है कि आपके जीवन से ही संबंधित हो गए। द इलेक्शन ऑफ 2005, 2005 के चुनाव पर आपने बजाते एक चैप्टर लिखा है। कई चुनाव आपने देखा होगा, कई चुनाव में आपने काम किया होगा एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते। 2005 के चुनाव को ही पॉइंट क्यों किए सर आप इसमें? अगेन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सटीक है। तो जब से नौकरी में ज्वाइन किया, ट्रेनिंग में था, उस समय से इलेक्शन ही देख रहा हूँ। 2005 में एक विशेष दायित्व चुनाव आयोग ने दिया था मुझे। उस समय मैं आईजी ही था। अच्छा। क्यों दिया ये तो जो उस समय के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन उन्होंने बुला करके दिल्ली में एक विशेष दायित्व दिया, और उनका एक प्रश्न था कि क्या बिहार में फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता है। अच्छा, ये सवाल किया गया? एकदम सीधा सवाल। तो जब ये सवाल आया, इसका मैंने उल्लेख किया है, तो मैंने कहा हाँ, चूँकि तब तक हम इलेक्शन को समझ रहे थे कि प्रक्रिया क्या होती है और क्यों बार बार हल्ला होता है कि ये इलेक्शन अनफेयर हो गया, रिगिंग हो गया। उस पीरियड का जब 90 के दशक का आप देखेंगे इलेक्शन, हल्ला हंगामा बहुत था, गोलियां चलती थी, मारे जाते थे लोग, बूथ लूट जाता था, उसमें स्याही डल गया, पता नहीं क्या क्या नहीं होता। और उस पीरियड में मैं कभी फील्ड में था नहीं, तो मैं बाहर रहता था और देखता था गौर से कि वो क्या रहा है और क्यों हो रहा है।
तो फिर मैंने अपने आप से पूछा कि फिजिक्स में रहने के कारण परिभाषा समझना चाहता था हर चीज़ की। जी, डेफिनेटली। फेयर इलेक्शन तो मतलब हुआ क्या ही, फेयर होता क्या है, और मैंने उसको अपने मन में परिभाषित किया। उस पीरियड में आप अगर गौर करेंगे तो लोग हल्ला करते थे कि नहीं ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगाओ, जिन निकलता था, जिन निकलता था, पता नहीं कितने तरह के शब्द आते थे। उस सब में बात तो समझ में आनी चाहिए ना कि हो क्या रहा है यहाँ। तो बात जो मेरी समझ में आई वो था कि अगर हारने वाला ये माने कि मैं हार गया और मैं अपनी कमी के कारण हारा हूँ तो वो फेयर इलेक्शन है। अगर हारने वाला नहीं मान रहा है तो इसका मतलब कुछ शक है, कहीं शंका है उसको। तो जब मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था कि फेयर इलेक्शन कैसे हो सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो उनको इच्छा तो थी कि इलेक्शन फेयर हो यहाँ। और जब बातें हुई तो उनको लगा कि संभवतः मेरे पास समझदारी मौलिक जो है वो सही है, तो उन्होंने मुझे इवन एज आईजी, और उस समय जब तक ये बात ख़त्म हो रही थी इलेक्शन चालू हो गया था, तो उनको एडीजी में बन चुका था और उन्होंने ये दायित्व दिया कि पुलिस का अरेंजमेंट आप करेंगे जी इलेक्शन में, और डायरेक्टली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी मेरे ऊपर, यू हैव टू गेट द इलेक्शन कंडक्टेड फेयरली। और मैंने अपनी जितनी बुद्धि थी उसको अप्लाई किया और रिजल्ट भी आया, वायलेंस नहीं हुआ। ये तो 2 बार इलेक्शन हुआ था सर, जहाँ तक मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो अक्टूबर नवंबर जी। फर्स्ट वाला तो इलेक्शन असेंबली ही नहीं कन्वीन हुई। अच्छा, उस समय मैं 7वीं क्लास में था सर, तो अखबार भी बहुत नहीं पढ़ता था, लेकिन एक नाम हमेशा सुना करता था अपने घर में, केजे राव का। केजे राव आए हैं, केजे राव बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो क्या फैक्टर था सर? जो आप अखबार में पढ़ रहे थे वही फैक्टर? नहीं, आप सिर्फ जानना चाह रहे हैं सर, हम अखबार में थे और आप ग्राउंड पर थे, तो वो काम स्ट्रिक्टली हुआ था उस समय, मतलब कड़ाई की गई। देखिए, जब भी इलेक्शन कंडक्ट होता है तो द प्राइम मूविंग फोर्स इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बिना उनके कुछ भी नहीं होता है। ही डिसाइड्स कि हम किस दिशा में ले जाएंगे, किसको किस लेवल तक ट्रस्ट करेंगे। कभी कभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर लोग बैकग्राउंड में जा कर के काम कर लेते हैं, कभी कभी एकदम फोरग्राउंड में आके काम करते हैं। ये दोनों का अपना अपना स्टाइल होता है काम करने का। एक और सवाल हम लिखे हैं सर, इसी की पुस्तक का ये एक चैप्टर है, इकोनॉमी ऑफ क्राइम। इकोनॉमिक्स ऑफ, हाँ, इकोनॉमिक्स ऑफ क्राइम, मतलब अपराध का जो अर्थ है कि क्या इस चैप्टर में क्या कंक्लूजन दिए हैं सर आप? बहुत अर्ली स्टेज से जब मैं एएसपी था, सासाराम में एएसपी था, तो क्वेश्चन घूमता रहता था मेरे मन में। डकैतियाँ बहुत होती थी उस समय। बिहार में आजकल डकैतियाँ उतनी नहीं होती हैं, उस ज़माने में होती थी ज़्यादा। गांव-गांव में डकैती होती थी। तो डकैती में मैं जाता था देखने, तो सोना चांदी जेवर लूटे, पैसा गया, कपड़ा चला गया, आपका बर्तन चला गया। तो जो रिकवरी होती थी वो ज़्यादातर कपड़ों और बर्तनों की रिकवरी होती थी। अच्छा। और उसको पुलिस में लोग क्लेम करते थे कि क्राइम डिटेक्टेड हो गया, उद्भेदन हो गया इसका। अच्छा। और इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता था। मुझे लगता था ये कौन सा उद्भेदन है, कपड़ा बर्तन तो पता है सही भी है गलत। मुख्य जो था जेवर, चांदी, सोना, वो क्यों नहीं रिकवर हो रहा है और कौन लोग उसको पचा जा रहे हैं और हम पकड़ पा रहे हैं सिर्फ उनको जो बर्तन और ज़्यादा गरीब क्रिमिनल्स थे। वो गैंग का जो बल्क होता था वो फॉर्म करते थे। तो इसका मतलब कोई और है जो इसका मुख्य पैसा ले जा रहा है। वहीं से मुझे समझ में आया कि इकोनॉमिक्स ऑफ क्राइम होता है। आपको एक इंस्टेंस मैं बताऊं आपके दर्शकों को। नालंदा में मैं जब एसपी था तो एक मिनी गन फैक्ट्री वहाँ बहुत चलती थी। हमने रेड किया, एक व्यक्ति के यहाँ उसका पकड़ा गया मिनी गन फैक्ट्री।
जब तक उससे बात करा तो मुझे फ्लैश किया कि इस आदमी को मैंने 3 महीना पहले भी पकड़ा है। अच्छा। यही मिनी गन फैक्ट्री बनाते हुए हमने उससे पूछ दिया तो कहा कि हाँ सर पकड़े गए थे, 2 महीने में बेल हो गया। मैंने कहा फिर तुम क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि सर ज़्यादा घाटा नहीं पड़ता है, 2 महीने में बेल मिल जाता है और 2 महीने का लॉस होता है, फिर मेकअप हम अगर 5 महीना कर लेंगे तो फिर मेकअप हो जाएगा, क्योंकि उसका वकील में खर्च वर्च भी हो जाता है। अच्छा, उससे वो मेकअप कर लेना। मेकअप तो बोल रहा है कि मैं तो 5 महीना फिर काम करूँगा, ये आप फिर भेज दीजिएगा तो फिर 4-5 महीना में मैं काम करके निकल जाऊँगा, आ जाऊँगा तो काम कर लूँगा। देन आई रियलाइज़ कि वो उसका प्रोफेशन हो गया है, उससे उसकी जीविका चलती है, तो इसको समझना पड़ेगा। ये कहना कि मैंने पकड़ लिया और मैंने हवालात में बंद कर दिया और मैंने चार्जशीट कर दिया, ये एनफ नहीं है। इसके पीछे उसका इकोनॉमिक्स है, पूरे फैमिली का इकोनॉमिक्स है। अच्छा। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अच्छा, मतलब इसी पर ये पूरा चैप्टर है, क्राइम कैसे इकोनॉमिक्स है। और आपको मैं बताऊं, आपके दर्शकों को भी, इवन अ क्राइम लाइक कम्युनल राइट्स, ये इकोनॉमिक्स है। ये कम्युनल सांप्रदायिक हिंसा में भी इकोनॉमिक्स है। कैसे और इसको अगर इसका मैंने उल्लेख किया है, एक NN सिंह कमीशन बनाया गया भागलपुर राइट्स पर। अच्छा। और शायद अकेला कमीशन है पूरे कंट्री में जिसमें ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया हुआ है कि आर्थिक जहाँ कम्युनल राइट हुए हैं जिस क्षेत्र में, वहाँ पर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किस तरीके से हुआ है। कोई तो भागता है वहाँ से, जो अफेक्टेड कम्युनिटी होता है वो भाग जाता है जी। तो प्रॉपर्टी उसका उड़ के तो नहीं चला जाएगा कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कौन ले रहा है जी। और जो ले रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका सर्व हो रहा है, तो उस क्राइम में उसका इंटरेस्ट है जी। तो फिर क्यों नहीं इस बात की तहकीकात होती है कि किसने खरीदा। बिल्कुल। तो उसके अगर हमको इकोनॉमिकली किसी एक्टिविटी से फ़ायदा है तो मेरा इंटरेस्ट है उसमें, तो हम इस पार्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इसका क्या इंटरेस्ट था और उसके पीछे इसका भी तो हाथ नहीं है। बगलगीर लोग खरीदते हैं प्रॉपर्टी, इस मोहल्ले में अगर राइट हो जाए तो लोग तो भागेंगे, प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएंगे यहाँ। तो प्रॉपर्टी गया कहाँ, रहता तो वहीं है जी। किसके हाथ में गया, और उसको अगर फ़ायदा है तो वाई शुड इट नॉट बी इन्वेस्टिगेटेड। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है सर कि आपने बहुत प्रयोग किया है अपने प्रशासनिक कैरियर में, और प्रयोग का मुख्य ग्राउंड क्या रहा है, साथ ही साथ सबसे सफल प्रयोग क्या रहा आपके पूरे प्रशासनिक कैरियर का, जिसको आप मानते हैं कि वो मेरा अचीवमेंट है, मतलब मैंने ये काम कर दिया तो इससे राज्य को या जनता को फायदा पहुंचा। मैं मूलतः फिजिक्स का विद्यार्थी रहा जी। और फिजिक्स में आप जानते हैं कि ऑब्जर्वेशंस होता है, कोई चीज़ आप देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, आपका अवलोकन है, तो फिर प्रश्न उठता है ऐसा ही क्यों है, ये इधर ही क्यों गया, उधर क्यों नहीं गया। जी। तो जो विज्ञान और खास करके फिजिक्स का विद्यार्थी होगा वो क्यों क्यों करता रहता है, सोचता रहता है। समाज में भी जो घटनाएं हो रही हैं उसके भी क्यों होते हैं, और पुलिस में आदमी समाज में जो विकृतियां होती हैं उसको ही देख के समझने की कोशिश करता है जी। वो प्रश्न उठाता है और प्रश्न का उत्तर ढूंढता है, और उसी उत्तर को ढूंढने में लॉ की मदद मिलती है। अगर सॉल्यूशन भी निकालना हो क्यों तो पता चल गया तो इसका निराकरण कैसे होगा, तो फिर आप लॉज बनाते हैं। लॉज कभी कभी बने हुए मिलते हैं, कभी लगता है कि नहीं लॉ में कुछ कमी है, एंड दैट इज़ वाई डिफिशिएंसी ऑफ द लेजिस्लेचर आती है बात, जो भी एक चैप्टर है डिफिशिएंसी, लिमिटेशन ऑफ लेजिस्लेचर, लिमिटेशन मतलब कमी है जी। तो लेजिस्लेचर को भी समझना चाहिए कि ये कमी कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और तब उसको कमी को, अगर कमी का निराकरण हम निकालेंगे तो क्या कौन सा लॉ बनाए जिससे कि ये कमी की पूरा किया जा सके। तो ये बार बार जो प्रयोग कर रहा था मैं,
लेजिस्लेचर के क्षेत्र में मैं नहीं कर सकता हूँ प्रयोग, क्योंकि मैं लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं हूँ। लेकिन एग्जीक्यूटिव का, खास करके पुलिस का पार्ट मैं हूँ, तो पुलिस में भी प्रयोग करने का काफ़ी स्कोप है। आप अगर समझ जाएं कि ये क्यों हो रहा है, तो आप उसी कानून को अप्लाई कर सकते हैं, वेरी इंटेलिजेंटली, दिमाग लगा के कर सकते हैं, और आपको विकल्प मिलेगा, रास्ता मिलता है। तो ये जितने भी प्रयोग हैं, और मैं आपको बताऊं कि आपने पूछा कि कौन सबसे बेहतर प्रयोग था, इसका कोई सर्वे तो मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ बहुत विश्वास के साथ कि मेरा कोई भी ऐसा प्रयोग नहीं था जो बिल्कुल बेकार चला गया। ऐसा कोई नहीं था। किसी में थोड़ी ज़्यादा सफलता मिली, किसी में थोड़ी कम सफलता मिली, लेकिन बहुत सोचा हुआ प्रयोग होता है। प्रयास कंसिस्टेंट हो, डिलीजेंट हो और थॉट आउट प्रयोग हो तो निश्चित सफलता मिलती है। एक सवाल और भी है सर, चूँकि लगातार हम बीपीएससी के खबर को कवर कर रहे हैं, बीपीएससी से सवाल आपको नहीं लेंगे, हम पेपर आउट पर नहीं पूछेंगे, लेकिन ये सवाल जरूर पूछेंगे सर कि जो एजेंसी अभी उसकी जांच कर रही है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई जो है, उसका गठन आपने करवाया, मतलब आपके सिफारिश पर, आपके रिकमेंडेशन के साथ गठन हुआ। कैसे ये दिमाग में आया सर कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का भी गठन होना चाहिए? आपने हमसे स्वयं प्रश्न किया है कि अपराध में इकोनॉमिक्स है, और हमने आपको एक्सप्लेन किया। अच्छा, उसी से इसका रिलेशन है। क्योंकि मेरा थीम ही है कि फन के लिए अपराध नहीं होता है, अर्थ के लिए होता है जी। तो अगर हम अर्थ को हिट करेंगे तो असर पड़ेगा क्राइम पर जी। चलिए, पुस्तक का नाम जो है सर वो अनबाउंडेड क्यों रखें, और इसका हिंदी वर्जन कब आएगा सर? क्योंकि बहुत दर्शक ऐसे होंगे जिसका हिंदी समझ में आता होगा, अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अनबाउंडेड का अर्थ होता है अपरिमित। मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल अपरिमित तो कुछ नहीं हो सकता, तो क्योस हो जाएगा। नियम होंगे, लेकिन नियम को हम इतना भी संकीर्ण नहीं बना दें कि हम चल ही नहीं सकते। तो अगर हम बुद्धि अप्लाई करेंगे तो वो फैला सकते हैं उसको, बिना परिधि को तोड़े हुए उसके दायरे को हम फैला सकते हैं, तो हम तो ऑपरेट करने का स्कोप मिलता है उसको। और ये जो टॉप मैन इन विभाग हैं, उन पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक अपनी बुद्धि से नियमों को ऐसा इंटरप्रेट कर दें कि थोड़ा उसमें फैलाव हो जाए, और जब फैलाव हो जाएगा तो रास्ता निकलता है। तो इसलिए अनबाउंडेड मैंने इस पुस्तक का नाम दिया, टाइटल है, और किस क्षेत्र में मैं बात कर रहा हूँ वो सब टाइटल में, लॉ, फिजिक्स, पुलिसिंग, सुपर 30। तो मकसद मेरा यही था, और हर क्षेत्र में मैंने ये पाया कि आप अपने आप को इतना भी जकड़ नहीं लें कि आप चल ही नहीं सकते हैं, और अपनी बुद्धि से अगर लॉ बन ही गया है तो लॉ को भी इंटरप्रेट करें। आप ऐसे गौर से देखें अगर, तो जितनी भी किताबें हैं कानून की, उसी के थ्रू पुलिस ऑपरेट करती है जी। तो डिफेंस लॉयर भी ऑपरेट करता है उसी कानून में। आईपीसी, सीआरपीसी को आप रख दीजिए, एक साइड से पुलिस ऑपरेट करती है, दूसरे साइड से डिफेंस लॉयर ऑपरेट करता है, और दोनों एक ही अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक के लिए ढाल बन जाता है, दूसरे के लिए खड़ग है। जी जी। तो ये तो बुद्धि का एक खेल है। हिंदी वर्जन इसका आएगा सर कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट में नहीं। अपने भाव से फिर से इसको लिखेंगे। चलते चलते सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लेते हैं, राजनीति में आप क्यों नहीं आए? पिछले जो पूर्व डीजीपी थे आने का प्रयास किया, हालांकि वो असफल हो गए, तो उसका डर है या फिर क्या कारण है सर कि राजनीति में आप नहीं आए? मूलतः मैं एक पुलिसमैन रहा, थोड़ा इंटरेस्ट पढ़ाने में लग गया था। अंतिम दौर में एक दो प्रस्ताव भी आए राजनीति में आ जाइए, विभिन्न स्रोतों से आए, लेकिन जब मैंने बहुत गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि राजनीति याचकों के लिए, आप हाथ जोड़ के चारों तरफ चलते हैं कि मुझे वोट दें जी। ये मुद्रा मूलतः याचक की मुद्रा है जी।
और समवेयर मेरे पूरे प्रकृति में, पूरे व्यक्तित्व में याचक बनना एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। मेरे पास जो है मैं दे सकता हूँ। ऐसे हाथ मैंने किया तो याचक हो गया, और अगर ऐसे कर दिया तो देने वाला हो जी। वो एक्सेप्टेबल मुझे नहीं था। वो लगता था कि इस लाइफ को मैं नहीं लीड कर सकता। तो जब मूल में ही एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, स्वीकार्य नहीं था, उसका जो मूल भाव है राजनीति का, आप याचना करके वोट मांग लिए और उसके बाद आप कहे कि मुझे शक्ति मिल गई है। याचना में शक्ति मिलती ही नहीं है जी। याचना से जीविकोपार्जन हो सकता है, शक्ति कैसे आएगी? अगर शक्ति आनी है तो तपस्या से आती है। हम लोगों का जो पूरा इतिहास है, जिस जगह से हम लोग आते हैं, भरा हुआ है, कहानियाँ भरी हुई हैं। याचना नहीं, आप तपस्या कर लीजिए और तब जिसको देना है वो देगा और विवश होकर के दे देगा। ये चूँकि होता नहीं है जी, तो फिर खत्म है। चलिए, तो ये बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनकी पुस्तक आई है अनबाउंडेड। आप अगर बिहार को, बिहार के प्रशासन को, या फिर पिछले 30-40 सालों में बिहार में क्या कुछ हुआ है उसकी झांकी देखना चाहते हैं तो ये पुस्तक आप जाकर जरूर खरीद सकते हैं, और इसका हिंदी वर्जन जो है वो भी बहुत जल्द आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।